Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2, Block 3, MPCE 013. That is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. इस यूनिट को हम 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं सिंस मॉडल्स ऑफ फैमिली थेरेपी जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बड़ा भी है, उसको समझाना भी बहुत होगा. सो दैट इज़ वाई उसको मैंने सेपरेट रखा है. सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस यूनिट इन 3 पार्ट्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट. यूनिट का नेम है फैमिली एंड ग्रुप साइकोथेरेपी. सो नाम से पता चल रहा है कि ये जो सेक्शन है इसमें हम बात करेंगे उन थेरेपीज़ के बारे में जो हम फैमिली या ग्रुप के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं. सो जो फैमिली थेरेपी होती है उसको हम जनरली कभी कभी ना कपल थेरेपी या फैमिली थेरेपी के नाम से भी जानते हैं या फैमिली सिस्टम्स थेरेपी के नाम से भी जानते हैं. सो ओवरऑल अगर ये जितनी भी थेरेपीज़ है, कपल थेरेपी हो गई या फैमिली थेरेपी हो गई या फैमिली सिस्टम्स थेरेपी हो गई या फैमिली थेरेपी हो गई, सिर्फ ये सारे ब्रांचेज हैं साइकोथेरेपी के. एंड ये ऑब्वियसली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फैमिलीज़ एंड कपल्स के ऊपर वर्क करते हैं हम. उनके इंटीमेट रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसको कैसे नर्चर किया जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए, हम इसमें इन थेरेपीज़ में यही चीज़ वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं. सो इसमें हम जानना क्या चाहते हैं, हम जनरली ये जानते हैं कि फैमिली मेम्बर्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं. कुछ थेरेपीज़ में तो हमें जानने की ज़रूरत होती है, कुछ में हमें ये भी जानने की ज़रूरत नहीं होती है. हम ओवरऑल ऑब्जर्वेशन से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. सो इसमें अगर फैमिली में एक मेंबर भी इम्पैक्टेड है किसी तरह से, तो वो पूरी फैमिली एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता ही करता है. यानी किसी भी इंसान की फैमिली मेम्बर में जितने भी मेम्बर्स आते हैं उनमें जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. चाहे प्रॉब्लम का ओरिजिन कहीं से भी हो, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली मेम्बर की वजह से ही फैमिली में टेंशन है, फैमिली में जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं वो इसीलिए है क्योंकि फैमिली के अंदर कुछ इशू चल रहे हैं. कभी कभी जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम होती है वो बाहर भी हो सकती है, फैमिली के बाहर के किसी पर्सन से हो सकती है. तो आपके पास जब क्लाइंट आता है और वो चाहे इंडिविजुअली आए या फैमिली के इशू की वजह से आए या अपने खुद के इशू की वजह से आए, अगर फैमिली मेम्बर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो क्लाइंट को ज़्यादा बेनिफिट होता है. सो अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है फैमिली मेम्बर्स का तो बहुत अच्छी बात है. आप बहुत तरीके से, क्योंकि सी थेरेपी के लिए जब कोई क्लाइंट आता है तो वो आपके लिए आपके पास 50 मिनट्स बैठेगा, 45 मिनट्स बैठेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 मिनट्स तक उसका सेशन ले लोगे, लेकिन उसको रहना तो फैमिली मेम्बर्स के साथ है. तो अगर फैमिली मेम्बर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको सारे टाइम थेरेपी वाले ही सिचुएशन में रहता है वो, तो उसको सपोर्ट ज़्यादा मिलता है एंड वो रिकवर भी जल्दी हो जाता है. तो जो फैमिली थेरेपिस्ट की अगर हम स्किल की बात करें, सो इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए थेरेपिस्ट में कि वो कन्वर्सेशन को इन्फ्लुएंस कर सके, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी जो विजडम है फैमिली मेम्बर्स की, उसको और ज़्यादा एनहांस कर सके और उनको वाइडर लेवल पे सपोर्ट भी कर सके. नाउ कमिंग टू नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ फैमिली थेरेपी. सो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि फैमिली थेरेपी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो सारी चीज़ें. सो फैमिली थेरेपी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फैमिली में 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर होते हैं तभी हम उसको फैमिली कहते हैं, राइट. सो फैमिली मेंबर्स जब 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स की जॉइंट ट्रीटमेंट हो रही होती है, सो वो फैमिली थेरेपी के अंडर आता है. सो हम उसमें क्या नोटिस करते हैं, हम नोटिस करते हैं कि क्या अनहेल्दी पैटर्न्स है कम्युनिकेशन के, अनहेल्दी वे में इंटरेक्शन होता है फैमिली मेम्बर्स में. सो जब हमें ये पता होता है, सो ये फैमिली थेरेपी जो शुरू की जाती है तो ये यही चेक करने करते हैं हम कि क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्या इमोशनल प्रॉब्लम है फैमिली मेम्बर्स में. स्पेसिफिकली जब हम नोटिस करते हैं तो यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है, चाइल्ड में भी मिल सकती है, एडोलेसेंट्स में भी मिल सकती है, एडल्ट्स में भी मिल सकती है. तो हम सिंगल फैमिली मेम्बर को भी नोटिस करते हैं इसमें कि क्या उसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है. सो फैमिली सिस्टम में जो ये डिसफंक्शनल फैमिली बन गई है वो क्यों बन गई है, तो हमें वो सिम्टम्स ढूंढने होते हैं फैमिली इंटरेक्शन को देखते हुए. सो थेरेपिस्ट का मेन फोकस यही होना चाहिए कि फैमिली मेम्बर्स किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें पूरा सिस्टम किस तरह से
चलता है, रन करता है। सिस्टम इन द सेंस कौन इस फैमिली में हेड है, कौन सबॉर्डिनेट्स हैं, या सब लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी एक टॉपिक था जहाँ पे मैंने इस बारे में डिस्कस किया था। सो ये ज़रूर ध्यान रखने की बात है कि रोल प्ले किस तरह का है, कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है, इसको नोटिस करना थेरेपिस्ट का काम होता है। सो फैमिली थेरेपी जनरली इन प्रॉब्लम्स को डील करने में हेल्प करती है, और किस सिचुएशन में किस तरह का रिस्पॉन्स ये लोग देते हैं वो भी आपको नोटिस करना होता है। और फैमिली थेरेपी में ये डिवोर्स एंड रीमैरिज वाली सिचुएशन, या फिर बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड एंड सिबलिंग का जो रिएक्शन होता है न्यू फैमिली मेम्बर के आने से, क्योंकि उसको अटेंशन कम मिल रही होती है, सो वो उसका बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, तो उन चीज़ के ऊपर भी बेस्ड होता है। तो आपको सिचुएशन भी नोटिस करनी होगी क्या सिचुएशन है। नाउ कमिंग टू हिस्ट्री एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ फैमिली थेरेपी, मतलब कैसे शुरू हुई ये फैमिली थेरेपी, कहाँ से दिमाग में आया कि फैमिली थेरेपी नाम के भी कुछ चीज़ होना चाहिए। सो जब भी हम इंटरवेंशंस करते हैं फैमिली थेरेपी में, सो पहले जो किया करते थे, जब जब इसका ओरिजिन होने वाला था, तब ये इंटरवेंशन जो फैमिली में जो भी दिक्कतें आती थी ना, उसको संभालने के लिए फिजिशियंस, प्रीस्ट्स, चीफ, ये वाले लोग होते थे जो फैमिली में एक्चुअली किसी ना किसी तरह के फंक्शंस के थ्रू फैमिली को इकट्ठा करके रखते थे। कोई इशू आता था तो पहले जो लोगों में है ना सुपरस्टिशन बहुत होता था, सो वो कुछ भी इशू है ना पंडित जी के पास चले जाएंगे, पंडित जी बताइए, फिर पंडित जी को बोल देंगे कि ये ग्रह चक्कर है, ये है वो है ना। सो इस तरह से, या फिर उन्हीं के ही वैद्य होते थे फैमिली के, जो फैमिली का वैद्य होता था वो ही सारी चीज़ें हैंडल करता था। इवन फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वैद्य ही बताता था, कि जो भी इशू होता था वही हैंडल करते थे और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करते थे। तो कोई चीफ होता था, तो फैमिली का सबसे हेड होता है वो होता था, या फिर प्रीस्ट होते थे या फिजिशियन होते थे जो वो बैठ के करते हैं। आप कुछ कुछ मूवीज़ में भी ये चीज़ें देख सकते हैं, ऐसा होता था। नाउ फैमिली थेरेपी जो है एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस अगर बोला जाए तो ये 19th सेंचुरी में इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले आई थी। एंड इसकी अगर रूट्स आप देखें तो ये चाइल्ड गाइडेंस मूवमेंट एंड मैरिज काउंसलिंग यहाँ से इमर्ज हुई है। ये दोनों चीज़ें इमर्ज हुई हैं 20th सेंचुरी के टाइम पे। फिर फॉर्मल डेवलपमेंट जो फैमिली थेरेपी का देखा जा रहा है वो 1940 एंड 1950 में देखा गया, जो जब 1942 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मैरिज काउंसलर्स करके एक ग्रुप बनाया गया। और ये ग्रुप जो जिन्होंने बनाया था वो इंडिपेंडेंट क्लिनिशियंस एंड कुछ ग्रुप्स भी थे जिन्होंने मिलकर इस पे वर्क करना शुरू किया था। और ये इंग्लैंड, यूएस एंड हंगरी से बिलोंग करते थे जितने क्लिनिशियंस एंड ग्रुप थे। और इन्होंने फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा बिठा के उनके ऊपर सेशंस लेना शुरू किया, उनके उनके उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया। सो उसके बाद इन्होंने जो थेरेपीज जनरली इन सेशंस में लगाना शुरू किया वो साइको एनालिसिस, सोशल साइकियाट्री, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस थी। लर्निंग थ्योरी, बिहेवियर थेरेपी, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई जब फैमिली थेरेपी की बात आई। और ये जो क्लिनिशियंस थे इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज को आर्टिकुलेट करके फैमिली में किस तरह का फंक्शनिंग होनी चाहिए उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। और स्टडी भी की कि क्या नॉर्मल है एंड क्या एबनॉर्मल है। मिड 1950s में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ग्रिगोरी बेटसन एंड उनके कोलीग्स के बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, इन सब ने मिल के कुछ आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कराए। और वो जो आइडियाज़ थे वो उन्होंने कहाँ कहाँ से उठाए थे, साइबरनेटिक्स से, जनरल सिस्टम्स थ्योरी से, और सोशल साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, इन सब चीज़ों को यूज़ करके आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कराए फैमिली थेरेपी में। एंड पर्टिकुलर फोकस उनका जो था वो था रोल ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है फैमिली को एक साथ बांधने के लिए, एक साथ रखने के लिए। फर्दर ये जो ग्रुप था ये फिर से इन्फ्लुएंस थे बहुत सिग्निफिकेंटली, वो इन्फ्लुएंस थे यूएस साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, ब्रीफ थेरेपिस्ट के वर्क से, जो मिल्टन एच एरिक्सन के वर्क से, जिनका जो मेन वर्क था जैसे पैराडॉक्सिकल डायरेक्टिव्स के बारे में इन्होंने एरिक्सन ने काम किया था। सो इनसे इन्फ्लुएंस था इन ग्रुप्स का वर्क। जो मेंबर्स थे बेटसन प्रोजेक्ट के, यहाँ पे भी पेटसन का नाम आया ना, इनके कलीग्स ने यही सारी चीज़ें की थी। सो इनका ये जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके जो मेंबर्स थे इस प्रोजेक्ट के, उनका इंटरेस्ट बेसिकली साइको सोशल कॉजेज एंड
ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड था। और उन्होंने ये भी देखा था, नोटिस किया था कि जब फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स में होता है तो रिकवरी बेटर होती है। सो दैट इज़ वाई वहाँ से फैमिली का कनेक्शन जुड़ना शुरू हो गया। फिर साइकियाट्रिस्ट एंड साइको एनालिस्ट जो थे, वायन एंड थियोडोर लिड्स, उन्होंने कम्युनिकेशन डेविएंस एंड रोल्स के ऊपर वर्क किया। जो इनकी रिसर्चेज है उसके ऊपर, फैमिलीज़ में किस तरह का होता है उसके ऊपर वर्क किया। मिड 1960s में अगर बात करें तो बहुत सारे फैमिली थेरेपी के स्कूल्स इमर्ज होके आ गए थे। उसमें साइबरनेटिक्स एंड सिस्टम्स थ्योरी, एमआरआई ब्रीफ थेरेपी, स्ट्रेटेजिक थेरेपी, सेल्वेडोर मिनुचिन्स स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी एंड मिलान सिस्टम्स मॉडल, ये सारे मेन थे जो यूज़ किए जा रहे थे उस वक्त। एंड एक्सपीरियंशियल अप्रोचेस जो थी, जो साटर एंड विटेकर की थी, उन्होंने भी ये भी यूज़ होने लगी। एंड देन इन्होंने एम्फेसाइज किया था सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स के ऊपर। उन्होंने बोला था ये वाली चीज़ें ना पता करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ढंग से थेरेपी देना चाहते हो। और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, स्पॉन्टेनिटी, क्रिएटिविटी, टोटल थेरेपिस्ट एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंड इवन जो एक्सटेंडेड फैमिली है ना उनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है फैमिली थेरेपी में। सो ये वाला पॉइंट उन्होंने रखा था। एंड देन इंटर जनरेशनल थेरेपीज जो मोर्रे बोवेन ने दी थी वो भी। एंड उसके बाद इन्होंने फर्दर बहुत सारे नेम्स भी दिए हुए हैं। इन्होंने भी तरह तरह की थ्योरीज अपनी लाई थी इसके बारे में। और इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ हेल्थ एंड डिसफंक्शन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती हैं चीज़ें। एक जनरेशन जो फॉलो कर रही है वही अब फर्दर जनरेशन उसको कॉपी करके फॉलो करेगी। अगर वो गलत है तो गलत ही फॉलो किया जाएगा। सो ये वाली चीज़ें हैं ना, थ्री जनरेशन्स में उन्होंने नोटिस की। एंड किस तरह से थेरेपी सेशंस में ये चीज़ें वर्कआउट हुई, इन्होंने कैसे फाइंड आउट किए फैक्ट्स, वो सारी इसके बारे में बताया गया है। नाउ साइकोडायनामिक फैमिली थेरेपी। साइकोडायनामिक फैमिली थेरेपी जो है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड अनकॉन्शियस जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उस पे डील करती है। स्पेसिफिकली जो करंट रिलेशनशिप है उसके ऊपर वर्क करती है। और ये बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी थी ये वाली थेरेपी। कौन कौन से आइडियाज़ एंड मेथड से इन्फ्लुएंस थी? नाथन एक्करमैन के जो आइडियाज़ एंड मेथड्स थे उससे इन्फ्लुएंस थी ये थेरेपी। एंड ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशंस, इससे भी थी। एंड देन जॉन बॉल बीज वर्क ऑन अटैचमेंट, इसके ऊपर इससे भी इन्फ्लुएंस थी। सो ये वाली थेरेपी इन इन सब के आइडियाज से इन्फ्लुएंस थी। मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी, ये प्रिकर्सर है साइको एडुकेशनल फैमिली इंटरवेंशन का। प्रिकर्सर मतलब कि रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। रॉ मतलब इसी से आइडिया लेके इस इंटरवेंशन को यूज़ किया जाता है। और ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। बेसिकली मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी जो है ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है साइको एडुकेशनल फैमिली इंटरवेंशन का। सो इधर यू यूज़ दिस और दैट। सो ये जो भी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर होते थे, जिसमें जिसमें बायोलॉजिकल बेसिस भी शामिल होता था, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, उसमें जो भी ट्रीटमेंट चलता था उसमें एडेड थेरेपी ये वाली लगाई जा सकती थी। लेट 1960s एंड अर्ली 1970s की अगर बात करें तो उसमें नेटवर्क थेरेपी बाय रॉस स्पेक एंड कैरोलिन एटेनवी, इनकी थेरेपी। एंड देन बिहेवियरल मैरिटल थेरेपी, जो बिहेवियरल मैरिटल थेरेपी को बिहेवियरल कपल्स थेरेपी के नाम से 1990s में बोला जाने लगा। मतलब पहले बिहेवियरल मैरिटल थेरेपी बोला जाता था इसको, अब नया नाम हो गया बिहेवियरल कपल्स थेरेपी एंड बिहेवियरल फैमिली थेरेपीज। तो इस तरह से ये वाली थेरेपीज 1960s एंड 1970s में आना शुरू हो गई। फिर कुछ रिवीजन्स हुए लेट 1970s में, जितने भी पुरानी मॉडल्स थे उनको रिवीजन किया गया फिर से। ओरिजिनल मॉडल्स जो थे उनको रिवाइज किया गया। कुछ चेंजेस जो करने थे वो कर दिए गए। फिर आगे मल्टी मॉडल क्लिनिकल पार्टनरशिप्स भी बनने लगी। मतलब कि जो किसी पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें बहुत तरह के मॉडल्स इम्प्लीमेंट करने लगे रिकवरी के लिए। कुछ ऐसा ग्रुप भी था जो ये कहता था प्योरली एक ही लगानी चाहिए और एक ही में सब कुछ होना चाहिए, ये तरह तरह से नहीं मिक्स करके लगाना चाहिए। ऐसे भी सोच के आए आगे जो हम पढ़ेंगे।
मिड 1980s से लेके अभी तक की अगर बात करें, सो बहुत सारे अप्रोचेस है फैमिली थेरेपी में। एंड ज़्यादातर जो अभी की थेरेपीज आई हैं वो पुराने ही जो थॉट प्रोसेस था उसी से उठाई गई हैं। और बहुत सारी एक इंडिविजुअल साइकोथेरेपी नहीं है, बहुत सारी जो साइकोथेरेपीज थी उन्हीं को मिक्स करके अपनी अपनी टेक्निक्स लोगों ने निकाली है। ब्रीफ थेरेपी, स्ट्रक्चरल थेरेपी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस में फिर इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी है। फिर सोल्यूशन फोकस थेरेपी, नरेटिव थेरेपी, फिर कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल अप्रोचेस, साइको डायनामिक्स, ऑब्जेक्ट रिलेशंस अप्रोच, अटैचमेंट एंड इमोशनली फोकस्ड थेरेपी, इंटरजनरेशनल अप्रोचेस, नेटवर्क थेरेपी, देन मल्टी सिस्टम्स थेरेपी। ये मल्टी कल्चरल इंटरकल्चरल एंड इंटीग्रेटिव अप्रोचेस, ये सारी की सारी 1980 से लेके अभी तक डेवलप हुई हैं। तो सोचो आप फैमिली थेरेपी के लिए कितनी सारी टेक्निक्स हमारे पास है। सो बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो तो एक्लैक्टिक यूज़ करते हैं कि सारी जो जो उनको थेरेपीज पता है उनमें मिक्स करके जैसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उन्होंने कर दिया। बट कुछ ऐसा ग्रुप भी है जो ये बोलता है जेनरिक फैमिली थेरेपी होना चाहिए। दैट मीन्स एक इकलौती ऐसी थेरेपी होनी चाहिए जो सब पे अप्लाई हो सके। तो डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? नाउ कमिंग टू टेक्निक्स ऑफ फैमिली थेरेपी। सो जो टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं लेकिन जो मेजर हैं उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिस्ट बताई है। कम्युनिकेशन थ्योरी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन साइकोलॉजी, साइको एडुकेशन, साइकोथेरेपी, रिलेशनशिप एडुकेशन, सिस्टेमिक कोचिंग, सिस्टम्स थ्योरी, रियलिटी थेरेपी। सो बहुत सारे सेशंस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, बट जन ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 5 से लेकर 20 सेशंस पॉसिबल हैं फैमिली थेरेपी में। तो फैमिली थेरेपिस्ट जो होता है जब भी वो शुरू करे तो एट अ टाइम वो फैमिली के सारे मेंबर्स से मिल सकता है, वन आफ्टर दी अदर, जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स के। और इसका फ़ायदा क्या होता है, उसको ये पता चल जाता है कि फैमिली मेंबर्स में डिफरेंसेस क्या है और वो किस तरह से किसी सिचुएशन को परसीव करते हैं, उनका इंटरेक्शन पैटर्न कैसा है, और किस तरह के रिलेशनशिप को वो आपस में शेयर करते हैं। सो जब आप ये चीज़ें पता लगा लेते हो तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है कि आगे आपको किस तरह से काम करना है। एंड देन थेरेपिस्ट और फैमिली मेम्बर्स को भी कंफर्टेबल लगता है बिकॉज वो जानते हैं थेरेपिस्ट के बारे में, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं अपनी चीज़ें डिस्कस करने में। सो ये जो पैटर्न होता है फैमिली मेम्बर्स में, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है थेरेपी जब भी आप प्लान करेंगे। सो किस तरह का रिलेशनशिप पैटर्न है वो आपको हेल्प करेगा कि कौन सी थेरेपी आपको लगाना है। सो जैसे मैंने बताया कि फैमिली थेरेपी तरह तरह की है, जैसे साइकोडायनामिक, इंटरजनरेशनल, इनको भी कंसीडर किया जा सकता है कि किस पे कौन सी लगानी है। सो एक और चीज़ जो किया जा सकता है वो ये कि जीनोग्राम बनाना। जीनोग्राम क्या होता है, पूरी फैमिली का एक पूरा मैप तैयार करना फ्लो चार्ट के थ्रू कि कौन सबसे पहला फैमिली मेम्बर था, उसके नीचे कौन से हैं, उसके भी नीचे कौन से हैं, एंड देन उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, वो आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं। तो आप सबसे पूछ सकते हैं कि ये वाले जनरेशन किस तरह से सोचती है, उसके ऊपर वाली कैसे सोचती थी, उनके बीच में रिश्ते कैसे थे। तो ये चीज़ें पता करने से आपको बहुत सारे आइडियाज़ लग जाते हैं कि कहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, कहाँ पे फॉल्टी इंटरेक्शन है। सो फैमिली थेरेपी में जो डिस्टिंक्टिव फीचर जो इसका होता है वो होता है कि पर्सपेक्टिव एंड एनालिटिकल फ्रेमवर्क जो थेरेपिस्ट को बनाना पड़ता है। तो फैमिली थेरेपिस्ट ये रिलेशनल थेरेपिस्ट के नाम से भी बोला जाता है फैमिली थेरेपिस्ट को, कि वो रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करते हैं ना। ये इनका ज़्यादा इंटरेस्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल्स के बीच में क्या है, रादर इंडिविजुअल के अंदर क्या है, विद इन वो क्या सोचता है उससे हमें मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या इंटरेक्शन चल रहा है, या सारे इंडिविजुअल्स के बीच में क्या इंटरेक्शन चल रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो कुछ फैमिली थेरेपिस्ट जो होते हैं वो साइकोडायनामिक, ऑब्जेक्ट रिलेशंस, इंटरजनरेशनल, ईएफटी एंड एक्सपीरियंशियल फैमिली थेरेपिस्ट्स, ये ज़्यादातर थेरेपिस्ट होते हैं जो फैमिली थेरेपिस्ट हो सकते हैं। मतलब अगर उनको ये वाले चीज़ें आती हैं तो वो फैमिली थेरेपिस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं।
नाउ जो थेरेपिस्ट के बारे में इन्होंने हमें और भी चीज़ें बताई हैं। एज अ अगर आप फैमिली थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। आप पास्ट इंसिडेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, है ना? आप उनके जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट उनके होते हैं, अगर आपने देखे हैं कि पहले इनके कुछ किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, सो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो किस तरह से बिहेव करते थे आपस में, और किसने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, कौन कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा बढ़ा रहा था, किसने बातें कई दिनों तक चलाई। सो ये वाली चीज़ें ना आपको एक पैटर्न समझाने लगेंगी। सो आप जब कोई भी पास्ट इंसिडेंट्स को देखेंगे और आप उसमें सजेशंस भी दे सकते हैं फैमिली मेम्बर्स को कि अगर आप ऐसा करते, अगर इस सिचुएशन को इस तरह से देखा जाता, सो उससे क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स को एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का। सो आप डायरेक्टली उसको चाहे एड्रेस ना करें, लेकिन आप उस उनको रिसोर्सेज बता सकते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, एंड वो जो पैटर्न है उनके इंटरेक्शन का, वो भी आप नोटिस कर सकते हैं और हिंट दे सकते हैं फैमिली मेम्बर्स को। सो फैमिली थेरेपिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड किस में होते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड होते हैं, और जो रिलेशनशिप है उसको सही कैसे किया जाए, मेंटेन कैसे रखा जाए, अच्छे रिश्तों को, उस पे वर्क करते हैं, ना कि एक सिंगल कॉज को ढूंढने में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सुलह करने आए हैं, आप युद्ध करवाने नहीं आए हैं। सो नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज वैल्यूज एंड एथिक्स इन फैमिली थेरेपी। सो इसमें आपको ना फैमिली में क्या वैल्यूज रन करती हैं, किसके हाथ में पावर है, कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स किस बात पे होते हैं, तो वो कौन सी वैल्यूज़ एंड एथिक्स को कैरी करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप किसी फैमिली कल्चर में घुस के उनकी थेरेपी करना शुरू कर दें। क्योंकि जब तक आपको उनकी वैल्यूज़ एंड एथिक्स नहीं पता होंगे, हो सकता है आप कुछ गलती कर दें थेरेपी देते टाइम। सो इसीलिए, एंड सेकेंड और दूसरा एक और चीज़ है, आपके खुद के वैल्यूज़ एंड एथिक्स क्या हैं। अगर आप अपने एथिक्स एंड वैल्यूज़ को इम्पोज करने लगे या फिर आप बायस हो गए, सो थेरेपी नहीं हो पाएगी, थेरेपी कुछ वर्क नहीं कर पाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने एथिक्स एंड वैल्यूज़ को साइड में रखना होगा एंड उनके वैल्यूज़ एंड एथिक्स को समझना होगा। तभी आप किसी मॉडल को फॉलो कर सकते हैं थेरेपी में कि आपको क्या कैसे करना है, क्योंकि जो रोल होता है थेरेपिस्ट का वो यही होता है कि थेरेपेटिक प्रोसेस में वैल्यूज़, खुद की वैल्यूज़ को साइड में रखना है, और देखना है कि आपका क्लाइंट किस तरह से परसीव करता है चीज़ें, उसके प्रोस्पेक्टिव्स क्या क्या हैं, वो किस तरह से थेरेपी में आगे बढ़ना चाहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों आया है वो थेरेपी में, और फैमिली में क्या वो डालना चाहता है। सो आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चनिंग वे में भी कर सकते हैं। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसर्न की होती है, जैसे कि क्वेश्चन ऑफ जस्टिस, सेल्फ डिटर्मिनेशन, कनेक्टेडनेस, इंडिपेंडेंस, फिर फंक्शनिंग वर्सेस ऑथेंटिसिटी, है ना? क्वेश्चंस अबाउट द डिग्री ऑफ द थेरेपिस्ट्स प्रो मैरिज वर्सेस प्रो इंडिविजुअल कमिटमेंट। सो ये वाले पॉइंटर्स बताए हुए इन्होंने, जो हमें ध्यान में रखना है जब आप थेरेपी करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा। ये यूनिट मैं 3 पार्ट में कंप्लीट करूँगी। सो आपको इन कनेक्टेड वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर द रिमेनिंग पार्ट्स। Thanks for watching. Take care of yourself. And do not forget to subscribe, like, and share my videos. Bye bye.